हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे 26 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ यूनिट 3 फ्रॉम फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड, कोर्स कोड BP401T, जो कि हमारे बी फॉर्म फोर्थ सेमेस्टर सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए, साथ ही साथ उन सभी बच्चों के लिए जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए उपयोगी है। और इन सभी प्रश्नों का हम लोग आंसर भी देखेंगे, उनके सोल्यूशंस को एक्सप्लेनेशन के साथ समझने की कोशिश करेंगे, ताकि अगर उनसे रिलेटेड कोई और प्रश्न बने तो आप उनको भी आसान तरीके से सॉल्व कर पाएँ। मैं हूं डॉक्टर विजय शुक्ला। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है विच इज़ करेक्ट अबाउट हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, एटम्स इन देयर मॉलिक्यूल्स आर जॉइंड इन अ रिंग। ऑप्शन बी, कंटेनिंग एटलीस्ट वन एटम ऑफ एन एलिमेंट अदर देन कार्बन। ऑप्शन सी, प्रीफिक्स hetero means other or different, refers to the non-carbon atoms or heteroatom in the ring, or all of the above। देखिए, जो हमारे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं वो एक रिंग वाले कंपाउंड्स होते हैं, इसलिए इसका मतलब कि जो हमारा ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही है। और इस रिंग में कार्बन के अलावा कम से कम एक ऐसा एटम होना चाहिए जो कि अदर एलिमेंट देन द कार्बन हो, यानी कार्बन के अलावा कुछ और, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर हो, ये सब प्रेजेंट हो। प्रीफिक्स जो हेट्रो लगा हुआ है उसका मतलब होता है यहाँ पर कि नॉन कार्बन एटम कम से कम एक है, जिसका मतलब अदर या डिफरेंट है, या फिर हेट्रो एटम के बारे में बात वो कर रहा है। और साइक्लिक का मतलब होता है साइकिल में होना। तो इसीलिए जो ए बी सी तीनों ऑप्शन है वो तीनों ही सही हैं। इसीलिए जो आंसर होगा हमारा वो होगा ऑल ऑफ द अबव, दैट इज ऑप्शन डी। ठीक है, तो जो आंसर होगा वो ऑल ऑफ द अबव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एलिमेंट इज प्रेजेंट एज हेट्रो एटम इन थायोफीन एंड पायरॉल रिस्पेक्टिवली। इस तरीके के प्रश्न भी काफ़ी आते हैं। कई बार आपको स्ट्रक्चर दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि पहचानिए कि ये कौन सी रिंग है या कौन सा कंपाउंड है, या फिर आपसे नाम पूछा जाता है। मैं यहाँ पे दो ले रहा हूँ, कई बार एक ही नाम होगा आपके सामने कि थायोफीन या पायरॉल में जो भी है एग्जाम्पल, उसमें कौन से हेट्रो एटम प्रेजेंट हैं अदर देन द कार्बन। ठीक है, तो जब हम लोग थायोफीन और पायरॉल या इस तरीके की जो रिंग्स हैं उनको हम लोग देखें तो ये पायरिडीन सबसे पहली वाली है जो बेंजीन जैसी देखने को मिलती है, लेकिन बेंजीन के एक कार्बन को हटा करके नाइट्रोजन लगाया गया है। अगर आप देखें तो जो पैरोल है, फ्यूरॉन और थायोफीन है, ये 5 मेंबर्ड रिंग सिस्टम है और इन सब में एक एक हेट्रो एटम लगा हुआ है। पैरोल के केस में नाइट्रोजन है, फ्यूरॉन के केस में ऑक्सीजन है और थायोफीन के केस में हमें क्या दिखाई देता है, सल्फर दिखाई देता है। तो जो हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा सी, दैट इज सल्फर एंड नाइट्रोजन, क्योंकि थायोफीन में सल्फर होता है और पैरोल में नाइट्रोजन होता है। ये आंसर क्या होगा हमारा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ 5 मेंबर्ड रिंग, पैरोल, फ्यूरॉन, थायोफीन, पायरिडीन। अभी अभी हमने इन चारों का स्ट्रक्चर भी देखा है, आप देख सकते हैं फिर से एक बार। जो हमारी पायरिडीन है वो 6 मेंबर्ड रिंग है, बेंजीन जैसी। बाकी जो पैरोल है, फ्यूरॉन और थायोफीन है, ये सब 5 मेंबर्ड रिंग सिस्टम है। तो इसीलिए यहाँ पर जो आंसर होगा, जो पैरोल है वो 5 मेंबर्ड है, फ्यूरॉन भी 5 मेंबर है, सी ऑप्शन जो हमारा थायोफीन है वो भी 5 मेंबर है, केवल और केवल पायरिडीन जो है वो 6 मेंबर है। इसीलिए जो आंसर होगा वो क्या होगा हमारा, पायरिडीन डी। तो इस तरीके के प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द 5 मेंबर्ड रिंग। 5 मेंबर्ड रिंग के बारे में इसमें से कौन सी बात जो है वो सही नहीं है, नॉट ट्रू लिखा हुआ है। याद रखिएगा, नॉट वाले क्वेश्चंस पे ध्यान देना है। ऑप्शन है 5 मेंबर्ड रिंग्स आर मोर स्टेबल देन 4 मेंबर्ड रिंग्स, 5 membered rings are more stable than 6 membered ring, C option 5 membered rings are more stable than 7 membered ring, and D option 5 membered ring are more stable than the 8 membered rings। जो हमारी 5 मेंबर रिंग्स होती हैं वो 4, 7 या 8 मेंबर रिंग से ज़्यादा स्टेबल होती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हेट्रो एटम आपको देखने को मिलेगा वो हेट्रो एटम दो क्या नाम है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को वो प्रोवाइड कराता है, जिसकी वजह से जो रिंग के अंदर एरोमेटिसिटी है वो हमें जनरेट होती है और स्टेबिलिटी भी मिलती है। बट इन द केस ऑफ 6 मेंबर्ड रिंग ये बात बिल्कुल गलत साबित हो जाती है, क्योंकि 6 मेंबर्ड रिंग जो होती है वहाँ पर हमें 3 डायमेंशनल कन्फर्मेशनल्स देखने को मिलते हैं, जो कि हम लोगों ने दूसरी यूनिट में पढ़ा था, या इसके पहले पिछले साल भी आपने पढ़ा होगा कि जो हमारे 6 मेंबर्ड रिंग सिस्टम है वहाँ पर चेयर और बोट नाम के 2 कन्फिग्रेशंस मिलते हैं, जिसमें से जो चेयर कन्फिग्रेशन होता है वो मोर स्टेबल होता है। तो जो 6 मेंबर्ड रिंग्स हैं वो ज़्यादा स्टेबल है देन द 5 मेंबर्ड रिंग्स। तो जो आंसर होगा हमारा वो बी होगा, क्योंकि यहाँ पर बी बात जो लिखी हुई है वो क्या है, नॉट ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग 5 मेंबर्ड रिंग्स इज मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज। अगर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन की बात करें तो ये फ्यूरॉन, पैरोल, पैरिडीन और थायोफीन, इन सब में से
जो 5 मेंबर रिंग है पहले तो हमें इसे देखना है, जो पैरिडीन है वो 6 मेंबर रिंग है, यानी जो सी ऑप्शन है वो अपने आप हट जाएगा, बाकी बचे 3 ऑप्शन। तो जो थायोफीन होता है, क्योंकि वहाँ पे सल्फर है और इस सल्फर के होने की वजह से क्या नाम है, यहाँ पर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, जो आंसर होगा वो क्या होगा हमारा, थायोफीन, क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है सल्फर की वो सबसे कम होती है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से, तो इसीलिए यहाँ पर रेजोनेंस का जो स्टेबलाइजेशन में जो इलेक्ट्रॉन वो प्रोवाइड कर रहा है, यानी जो सल्फर के पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि वो रिंग में प्रोवाइड कर रहा है, वो आसानी से प्रोवाइड कर सकता है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो कि पैरोल और फ्यूरॉन में देखने को मिलते हैं, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण उस इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा बांध के रखते हैं, जिसकी वजह से वो रेजोनेंस में या डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स में उसको थोड़ा लेट से भेजते हैं। इसीलिए यहाँ पर क्या नाम है, थायोफीन जो होगी वो सबसे ज़्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज जो है वो पाई जाती है। ये इसके ऊपर जो हम लोगों ने वीडियो डाला था क्या नाम है, एरोमेटिसिटी पर, स्टेबिलिटी पर और क्या नाम है इसकी रिएक्टिविटी पर, उसका लिंक आपको मिल जाएगा जो प्लेलिस्ट है उसमें, और उसको ज़रूर देखिएगा। तो ये आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा क्लियर होगा और इस पर काफ़ी क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। जैसे कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। ठीक है, इसमें आपको कंपैरिजन करना है हमारे जो पैरिडीन है उसका। पैरिडीन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ बेंजीन, पैरिडीन इज अ टर्शरी एमीन, पायरोल हैज़ लेस एरोमेटिक कैरेक्टर देन फ्यूरॉन, पैरोल इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो देखिए अब इसमें कौन कौन सी बातें सही हैं, कौन सी गलत। जो पैरिडीन होती है वो टर्शरी एमीन होती है, ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि पैरिडीन जो है वो टर्शरी एमीन नहीं है। पायरोल हैज़ लेस एरोमेटिक कैरेक्टर देन फ्यूरॉन, ये बात भी गलत है, क्योंकि पैरोल के पास जो क्या नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसकी वजह से, मेसोमेरिक इफेक्ट की वजह से सॉरी, वहाँ पर जो एरोमेटिक कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है वो फ्यूरॉन से ज़्यादा देखने को मिलता है। जो पैरोल इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस, नहीं, पैरोल जो है वो एक वीक बेस है, क्योंकि वो अपने जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, सॉरी जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिंग सिस्टम में डाल देता है, जिसकी वजह से वो प्रोटोनेशन की तरफ नहीं बढ़ पाता। इसीलिए जो आंसर हमारा होगा वो होगा ए, दैट इज पैरिडीन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद द बेंजीन। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का क्या मतलब है, ये इसको भी समझ लेते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है कि ऐसे सिस्टम या ऐसे कंपाउंड जहाँ पे सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हों और सेम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर दिख रहा हो। जैसा भी हमने स्ट्रक्चर देखा था पैरिडीन का, तो आपने देखा कि पैरिडीन भी 6 मेंबर रिंग सिस्टम है जो कि बेंजीन जैसी ही है, बट कार्बन की जगह पे वहाँ पर एक नाइट्रोजन जो है वो रिप्लेस किया गया है, लेकिन टोटल इलेक्ट्रॉनिक जो कन्फिग्रेशन दिखाई दे रहा है वो सेम है। नाइट्रोजन भी sp2 हाइब्रिडाइज होता है वहाँ पर, और जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के अंदर होते हैं, और p ऑर्बिटल जो है वो पार्टिसिपेट करता है डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में या फिर पाई मॉलिकुलर ऑर्बिटल के फॉर्मेशन में। तो इसीलिए बिल्कुल सेम होता है, बेंजीन जैसा ही दिखाई दे रहा है, इस वजह से जो है जो आंसर होगा हमारा वो ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन फ्यूरॉन एंड पायरोल यूजुअली अकर्स एट। फ्यूरॉन हो, पैरोल या 5 मेंबर रिंग सिस्टम अगर है आपका, तो वहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमको ज़्यादातर कहाँ पर देखने को मिलती है। तो जब हम लोगों ने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखी थी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में, तो हमने आपको बताया था कि हम 2 पोजीशंस पे कर सकते हैं, एक तो पोजीशन 3 है और एक पोजीशन 2 है। जो हम पोजीशन नंबर 2 और 5 लिख रहे हैं एग्जैक्टली वो दोनों आर्थो पोजीशंस जैसी हैं, जैसे कि बेंजीन में आपको सेम दिख रही थी वैसी ही देखने को मिल रही है। तो नंबरिंग इधर से करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, इधर से करेंगे तो दूसरा वाला 2 हो जाएगा। लेकिन जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर अगर हम जब देखते हैं, जब अटैक मान लीजिए कि तीसरे पोजीशन पे हो तो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, अगर वो अटैक जो है वो दूसरे पोजीशंस पे हो तो 3 जो है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। और जो आयन बन रहा है बीच में, वो आयन जो है जितना ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर देगा या जितने ज़्यादा रेजोनेंस उसके पॉसिबल होंगे उतनी ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी, और जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना आसानी से इलेक्ट्रोफाइल जो है वो वहाँ पर अटैक करेगा। तो इसीलिए जो है जो हमारा पोजीशन नंबर 2 है वो ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर होने की वजह से मोर स्टेबल है। इसीलिए ज़्यादातर समय पर जो हमारे रिएक्शंस होती हैं वो कार्बन नंबर 2 पर देखने को मिलती हैं इन द 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग लाइक फ्यूरॉन या पैरोल। यहाँ पे भी मैंने 2 जोड़ दिए, लेकिन आपको जो है आंसर में क्या नाम है क्वेश्चन में एक ही मिलेगा जनरली, हम यहाँ पर दोनों को देख ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाँ, ये भी प्रश्न है कि क्यों ऐसा हो रहा है, तो आप कहेंगे कि मोर स्टेबल कार्बोआयन जो है वो बन रहा है, इसी वजह से जो है यहाँ पर ही रिएक्शन हो रही है। क्वेश्चन नंबर 8,
5 membered rings come under which category of heterocyclic classification on the basis of chemical behavior? अगर chemical behavior के बेसिस से बात करें तो जो 5 membered ring system होता है वो उसका क्लासिफिकेशन क्या होगा? आंसर है आपको, सॉरी ऑप्शन है आपके, डेफिशिएंट हेट्रोसाइक्लिक, इक्विवेलेंट हेट्रोसाइकिल, कांट से अबाउट द 5 membered रिंग्स, आंसर डी, एक्सेसिव हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। जब मैं आपको कल एक वीडियो दिया था जहाँ पे हमने बात किया था कि एमसीक्यूज़ को हम कैसे सॉल्व करते हैं, उसके पीछे बनाने की स्ट्रेटेजी क्या है, तो उसका एक बहुत ही अच्छा आंसर एग्जांपल है ये, जहाँ पे जो सी ऑप्शन दिख रहा है वो बिल्कुल ही अलग है और बिना कुछ लेना देना नहीं है उसका इस आंसर से, तो उसको तो आप तुरंत ही हटा दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए। अब बाकी के 3 बचे। अब हमें याद करना होगा जो हम लोग अभी स्ट्रक्चर देख रहे थे 5 membered रिंग सिस्टम का, वहाँ पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो जो पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है वो हमेशा 6 रहती है। उसमें 6 इसलिए होती है कि जो हमारा हेट्रो एटम है 5 membered रिंग सिस्टम में, वो वहाँ पर 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड करता है, और इन 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड करने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है, या क्या नाम है, नंबर ऑफ एटम्स के रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हमेशा ज़्यादा होती है। जैसे इन द केस ऑफ बेंजीन 6 एटम है वहाँ पे, या पैरिडीन है जहाँ पर भी 6 एटम है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स उनकी संख्या भी कितनी होती है? 6 होती है। बट इन द केस ऑफ पायरॉल, फ्यूरॉन या फिर थायोफीन, टोटल इलेक्ट्रॉन जो एटम्स हैं वो 5 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है 6। इसीलिए जो आंसर होगा वो हमारा होगा एक्सेसिव हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, क्योंकि यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बिटवीन द 5 एटम्स, और इस वजह से जो है इलेक्ट्रॉन्स की संख्या यहाँ पर ज़्यादा होती है। इसीलिए हम इसे कह सकते हैं कि ये एक्सेसिव हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के रूप में क्लासीफाई किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ मोस्ट बेसिक, फ्यूरॉन, पायरॉल, पैरिडीन या नन ऑफ द एबव? अगर हम लोग फिर से बात करें बेसिसिटी की, तो बेसिसिटी तब होती है कि आपका जो नाइट्रोजन या हेट्रो एटम जो पड़ा हुआ है वो कितने तेज़ी से या कितना ज़्यादा जो है किसी हाइड्रोजन को या प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है या उसे बाइंड कर सकता है। ठीक है, तो जब मोस्ट बेसिक की बात होती है हमारे पायरॉल, पैरिडीन और फ्यूरॉन में, तो फिर पायरॉल और पैरिडीन ये दोनों बेसिक हैं, लेकिन पायरॉल से ज़्यादा बेसिक कौन होता है? पैरिडीन, क्योंकि वहाँ पर जो नाइट्रोजन अवेलेबल है उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में होता है, जिसकी वजह से वो आसानी से जो है प्रोटोनेशन में चला जाता है। तो जो आंसर होगा वो हमारा होगा सी, दैट इज पैरिडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पैरॉल इज लेस बेसिक देन पैरिडीन। अभी हमने देखा पिछले वाले क्वेश्चन में, उसी का आंसर है यहाँ पर कि जो पैरॉल है वो लेस बेसिक है देन द पैरिडीन। द ऑर्बिटल हैविंग द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन इन पायरॉल इज। अब ये बड़ी खास बात है कि जो हमारा क्या नाम है पायरॉल है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसका ऑर्बिटल कौन सा होगा? तो हम लोग बार बार कह रहे हैं कि जो पायरॉल है उसमें जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पी ऑर्बिटल में होते हैं। पी ऑर्बिटल में होने की वजह से ही वो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है उसमें अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर देता है, जिसकी वजह से पायरॉल 5 membered रिंग सिस्टम होने के बावजूद भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। तो जो आंसर होगा वो क्या होगा? यहाँ पर पी होगा। जबकि पैरिडीन के केस में वो sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में होता है, इसीलिए वो बाहर होता है, रिंग सिस्टम में पार्टिसिपेट नहीं करता और आसानी से प्रोटोनेशन के लिए अवेलेबल होता है। जबकि इन द केस ऑफ यहाँ पर पायरॉल में वो आसानी से अवेलेबल नहीं होता है, इसीलिए इसकी बेसिसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज in pyrrole and pyridine the number of electrons that the nitrogen atom contributes to the pi system is। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो हमारे पायरॉल हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन एटम के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको पार्टिसिपेट करते हैं पाई सिस्टम में या पाई मॉलिक्यूलर सिस्टम में डालने के लिए, जबकि जो पैरिडीन है वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही दे रहा होता है, क्योंकि वो पी ऑर्बिटल के अंदर उसका जो इलेक्ट्रॉन है उसको वो पार्टिसिपेट कराता है, जबकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में उसको पार्टिसिपेट नहीं कराता है। इसलिए जो आंसर होगा वो हमारा डी होगा, यानी कि 2 पायरॉल इलेक्ट्रॉन्स देता है जबकि पैरिडीन जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन देता है। हम लोग इस पर काफ़ी डिस्कशन कई सारे क्वेश्चंस में इसको कर चुके हैं। ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इन दोनों के कंपैरिजन पे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जगहों पर पैरॉल और पैरिडीन में कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। दोनों में नाइट्रोजन है हेट्रो एटम के रूप में, लेकिन उनमें एक मेंबर बढ़ने की वजह से, यानी कि 6 मेंबर और 5 मेंबर होने की वजह से काफ़ी कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं, इसलिए इन पे काफ़ी प्रश्न भी बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, विच स्टेटमेंट अबाउट थायोफीन इज इनकरेक्ट।
थायोफीन के बारे में इसमें से कौन सी बात इनकरेक्ट है? देखिए फिर से आया इनकरेक्ट को यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पे करेक्ट बात नहीं पूछ रहा, इनकरेक्ट पूछ रहा है। थायोफीन इज पोलर, थायोफीन इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल देन द फ्यूरॉन, द s atom contributes 2 electrons to the pi system, the oxidative polymerization of thiophene leads to a conducting polymer। अब इन सब में से जो हमें ध्यान देना है वो ये है कि जो थायोफीन होती है उसकी रिएक्टिविटी, इनकरेक्ट की बात हो रहा है, जो उसकी रिएक्टिविटी है फ्यूरॉन से अगर कंपेयर करें तो वो हमें क्या दिखाई देती है, क्या नाम है, कम दिखाई देती है। लेकिन यहाँ पर जो लिखा हुआ है बी ऑप्शन वो है थायोफीन इज़ मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल, जबकि थायोफीन एक पोलर कंपाउंड है। वहाँ पे जो एस का एटम है हम लोग देख रहे हैं 5 मेंबर रिंग है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स तो देगा ही देगा, और ये फिर कंडक्टिंग पॉलीमर की तरफ जो है लीड भी करता है, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन शो भी करता है। तो इसीलिए जो आंसर होगा हमारा वो बी होगा, यानी कि थायोफीन इज़ मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल देन फ्यूरॉन। ये गलत बात है क्योंकि जो थायोफीन होती है उसमें जो ऑक्सीजन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से अपनी तरफ थोड़ा सा जो सल्फ़र है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन द ऑक्सीजन, जिसकी वजह से यहाँ पर हमारे को लेस रिएक्टिविटी मिलती है देन द फ्यूरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ मोस्ट रिएक्टिव इन द फॉलोइंग 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग सिस्टम। अगर रिएक्टिविटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है इन सब में से? अगर आप देखिए पायरोल है, फ्यूरॉन है, थायोफीन है या फिर कोई नहीं, तो जो आंसर होगा वो पायरोल होगा, क्योंकि जो पायरोल है उसके पास जो है जो उसका नाइट्रोजन है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोफाइल है, और वहाँ पे मेसोमेरिक इफेक्ट भी हमें देखने को मिलता है, जिसकी वजह से वो आसानी से जो रिंग सिस्टम है उस पर उस पर जो है नेगेटिव चार्ज जो है कार्बन्स के ऊपर प्रोवाइड करवाता है, और ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होने की वजह से या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने की वजह से जो हमारे इलेक्ट्रोफाइल हैं वो आसानी से अटैक कर सकते हैं उन पोजीशंस पे जहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन क्या नाम है रिच पोजीशंस दिखाई दे रही हैं, चाहे वो 2 पोजीशन हो चाहे वो पोजीशन 3 हो, ताकि इलेक्ट्रोफाइल तेज़ी से अटैक करे। और इस वजह से जो हमारे पायरोल्स हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव हैं देन द फ्यूरॉन एंड थायोफीन इन द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the correct order of reactivity? मोस्ट रिएक्टिव को सबसे आगे रखा गया है ऑफ द पायरोल, फ्यूरॉन एंड थायोफीन टूवर्ड्स द इलेक्ट्रोफाइल। आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बतानी है कि अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो पायरोल, फ्यूरॉन और थायोफीन में सबसे पहले कौन अटैक करेगा, उसके बाद किसके ऊपर अटैक करेगा, और उस सबसे लेट में कौन अपने ऊपर अटैक करवाएगा। तो ये अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो हमारे पायरोल्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए आप अपने एक चीज़ आपको मालूम है कि पायरोल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, उसको देखते ही हमारे 4 ऑप्शंस में से केवल और केवल जो डी ऑप्शन है वहीं पर हम देख रहे हैं कि पायरोल सबसे आगे लिखा हुआ है, इसीलिए जो आंसर होगा वो पायरोल ही होगा। लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको पता है कि पायरोल, फ्यूरॉन और थायोफीन में से जो नाइट्रोजन है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके बाद हमारे ऑक्सीजन है, एंड देन सबसे लास्ट में हमारे सल्फर है, ठीक है। और इस वजह से क्या होता है कि जो हमारी रिएक्टिविटी है पैरोल की वो सबसे ज़्यादा है, उसके बाद फ्यूरॉन की, इसके बाद थायोफीन की। अगर एरोमेटिक कैरेक्टर की बात करें तो इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो इसी पर रिलेटेड है। व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एरोमेटिसिटी? मोस्ट एरोमेटिक को हमको सबसे पहले रखना है ऑफ द पायरोल, फ्यूरॉन एंड थायोफीन टूवर्ड्स द इलेक्ट्रोफाइल। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे आप तो देखेंगे कि जो हमारा सल्फ़र है वो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से वो अपने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को सबसे ज़्यादा प्रोवाइड कराता है, कहाँ पर? हमारे रिंग सिस्टम के अंदर, जिसकी वजह से जो थायोफीन है वो सबसे ज़्यादा एरोमेटिक है अगर इन तीनों का कंपैरिजन करें तो। इसके बाद हमारा पायरोल है और सबसे कम जो हमारा एरोमेटिक है वो हमारा फ्यूरॉन होगा। तो इसलिए जो हमारा आंसर है वो आपके सामने है। हम यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का तो अंतर है ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन में, और इस वजह से जो है हम लोग इस तरीके से जो आप कह रहे हैं कि सीरीज़ बनानी है या ऑर्डर बनाना है तो थायोफीन जो है वो सबसे ज़्यादा एरोमेटिक, उसके बाद पायरोल, और सबसे कम एरोमेटिक क्या होगा? हमारा फ्यूरॉन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पायरोल इज रिड्यूस्ड बाय जिंक एंड एसिटिक एसिड टू गेट प्रोडक्ट। देखिए पायरोल में जो रिडक्शन रिएक्शंस होती हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं और इनके ऊपर काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन हमें याद रखना है कि जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो हम क्या डाल रहे हैं। अगर हम लोग जिंक और एसिटिक एसिड डाल रहे हैं सिर्फ एक स्टेप तक,
Hg की प्रेजेंस में या इसको आगे लेकर के जाएंगे, रेड हॉट रिएक्शन करेंगे तो हमें पैरोलिडीन मिलेगा, लेकिन हम वहाँ तक नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ एक स्टेप कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ रिडक्शन मार रहे हैं पैरोल का इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक और एसिटिक एसिड। तो देखिए दो चीज़ें तरीके से कर सकते हैं, एक तो हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, प्लैटिनम वगैरह के प्रेजेंस में कर सकते हैं, या फिर जिंक और एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में करेंगे, बहुत ही कम टेम्परेचर पर करेंगे। तो क्या होगा कि जो हमारा पैरोल है वो 3 पैरोलिडीन या फिर 2,5 डाईहाइड्रोपैरोल में क्या होता है, कन्वर्ट होता है, इसीलिए जो यहाँ पे आंसर होगा वो क्या होगा, बी। तो जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी इसी पर रिलेटेड कि विच प्रोडक्ट हैज़ बीन प्रोड्यूस व्हेन पैरोल अंडरगो कैटालिटिक रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड निकल मेटल। तो जो ये बी वाला है, यानी कि अगर हम लोग हाइड्रोजन के साथ करते हैं कोई भी कैटालिटिक रिडक्शन करने की कोशिश करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल मेटल या प्लैटिनम के प्रेजेंस में, तो जो प्रोडक्ट बनता है, यानी कि सभी जो डबल बॉन्ड्स हैं उन सभी पे हाइड्रोजन्स जाकर के कार्बन्स पे जुड़ जाएगा और डबल बॉन्ड पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। तो हमें क्या मिलता है, पैरोलिडीन मिलता है, यानी कि चारों जो कार्बन्स थे उन पे एक एक हाइड्रोजन हमने क्या कर लिया, जोड़ दिया। तो जो आंसर होगा यहाँ पर वो क्या होगा, पैरोलिडीन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइट्रेशन ऑफ पैरोल इज बेस्ट कैरिड आउट। जब हम नाइट्रेशन देख रहे थे हमने पैरोल आपको बताया था, तो उसमें जब नाइट्रेशन रिएक्शन हम करते हैं तो वहाँ पर ना तो नाइट्रिक एसिड का जनरली हम प्रयोग करते हैं, ना तो कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड का, ना अमोनियम नाइट्रेट का। एसाइल नाइट्रेट की प्रेजेंस में सबसे तेज़ी से नाइट्रेशन होती है। नाइट्रिक एसिड और कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में भी रिएक्शन हो सकती है, लेकिन एसाइल नाइट्रेट जो है वो सबसे बेस्ट रिएक्टेंट है फॉर द नाइट्रेशन इन द पैरोल। तो जो आंसर होगा हमारा वो क्या होगा, एसाइल नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिहाइड्रेशन ऑफ 1,4 डाईकार्बोनिल कंपाउंड टू गिव फ्यूरॉन डेरिवेटिव्स इज नोन एज। देखिए हम लोग जब पढ़ रहे थे फ्यूरॉन, पायरोल या फिर थायोफिन, तो हमने एक साइक्लाइजेशन टाइप की रिएक्शन आपको दिखाई थी जहाँ पे कुछ कार्बोनिल या डाईकार्बोनिल कंपाउंड्स हम लोग लेते थे जहाँ पे डबल बॉन्ड ओ लगा हुआ है 2 बार है ना। तो ऐसे कंपाउंड्स के साथ जब हम लोग रिएक्शंस कराते हैं, खास करके 1,4 डाईकार्बोनिल कंपाउंड जब लेते हैं, तो फ्यूरॉन डेरिवेटिव्स का या उनके फ्यूरॉन या उनके डेरिवेटिव्स का जो है प्रोडक्शन होता है। और इस तरीके की जो रिएक्शंस हैं जो कि 5 मेंबर रिंग सिस्टम को बनाने में सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, उनको हम कहते हैं पाल-नॉर सिंथेसिस। एक चीज़ और है, एक क्वेश्चन और बन सकता है कि 5 मेंबर रिंग सिस्टम को बनाने का एक कॉमन सिंथेसिस प्रोसीजर क्या है, तो आप कहेंगे पाल-नॉर सिंथेसिस। इसमें सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, सबस्ट्रेट बदल देते हैं और फिर हमें थायोफिन, पायरोल और क्या नाम है, फ्यूरॉन जैसी चीज़ें जो हैं वो प्राप्त होने लगती हैं। तो पाल-नॉर सिंथेसिस का ये एक एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट्रोवासिस्टिन, हमारा बीपेडिल और ओडेंटेस्टॉन, कैप्टोपिल जो ड्रग्स हैं, कुछ ड्रग्स हैं, इन सब के स्ट्रक्चर में जो यूज़ है हेटेरोसाइक्लिक रिंग का वो भी आपको देखना है। तो उस पर एक क्वेश्चन है, इन सभी में से कौन इन जो हेटेरोसाइक्लिक रिंग आपको देखने को मिलती है, कौन सी देखने को मिलती है अगर इनके स्ट्रक्चर को हम देखें तो? ऑप्शंस हैं पैराजोल है, पैरोल है, इमिडाजोल है या प्यूरिन है। इसमें ध्यान दीजिएगा कि इन सभी में हमको पैरोल जो है वो देखने को मिलता है। मैं यहाँ पे 4 ऑप्शन लेकर के आया हूँ, 4 ड्रग का नाम दे आया हूँ आपको। कभी हर बार जनरली एक ही ड्रग आपसे पूछी जा सकती है और उसमें जो है आपसे पूछेगा कि कौन सी रिंग सिस्टम है, तो यहाँ पे पैरोल पाई जाती है। इन सभी ड्रग्स के स्ट्रक्चर को अगर आप गूगल करेंगे तो आप देखेंगे इन सभी में आपको पैरोल रिंग जरूर से ज़रूर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रोडक्ट व्हेन थायोफिन रिएक्ट विथ Br2 इन द बेंजीन। जब बेंजीन की प्रेजेंस में हम लोग थायोफिन की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ कराते हैं तो क्या होता है कि जो दूसरी पोजीशन और जो 5वीं पोजीशन है, ये दोनों पोजीशन मैंने कहा था कि बिल्कुल वैसी ही है जैसे बेंजीन में ऑर्थो पोजीशंस होती हैं। दोनों सेम होने की वजह से दोनों पर एक एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी और दोनों जगहों पर एक एक Br जो है वो जा करके जुड़ जाएगा। और इस तरीके की कुछ रिएक्शन होगी। देखिए थायोफिन है जहाँ पे Br2 बेंजीन के साथ आपने रिएक्शन की तो दूसरे और 5वें पोजीशन पे हमको एक एक Br जो है वो आ गया और एक एक हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, यानी 2 HBr के मॉलिक्यूल भी यहाँ से निकलेंगे। तो जो आंसर होगा हमारा वो होगा 2,5 डाईब्रोमो थायोफिन। और ये इसलिए होगा क्योंकि जब इस तरीके की रिएक्शन यहाँ पे हम लोग कराते हैं क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी कम है। याद रखिएगा, ये भी याद रखना है कि जो थायोफिन है उसकी रिएक्टिविटी कम है, इसीलिए सिर्फ 2 जगह पर ही हमको यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रोडक्ट व्हेन पायरोल रिएक्ट विथ Br2 इन इथेनॉल। अब ये देखिए हम लोग पायरोल में ब्रोमिनेशन देख रहे हैं या हेलोजिनेशन देख रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रोमीन।
तो क्या हो रहा है, यहाँ पर ये ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से जितने भी कार्बन्स हैं उन सभी के एक एक हाइड्रोजन को ये क्या कर देगा, रिप्लेस मारेगा, और आपको 2, 3, 4, 5 टेट्राब्रोमोपैरॉल जो है वो यहाँ पर मिलेगा। तो पैरॉल और थायोफीन में इस क्वेश्चन पे कंपैरिजन करते हुए भी आ सकता है कि जब ब्रोमिनेशन करते हैं पैरॉल में या ब्रोमिनेशन करते हैं थायोफीन में तो क्या अंतर है। तो अंतर ये है कि जब हम लोग पैरॉल में 0 डिग्री सेल्सियस पे Br और इथेनॉल के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो चारों कार्बन में से एक एक हाइड्रोजन यानी कि 4 HBr बाहर निकलेगा और Br जो है वो सभी आकर के हमारे चारों कार्बन पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे हाइड्रोजन को। तो टोटल हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, 2, 3, 4, 5 टेट्राब्रोमो पैरॉल मिलेगा। तो जो आंसर होगा हमारा वो बी होगा। और यहाँ पर भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या इलेक्ट्रोफिलिक ब्रोमिनेशन जो है वो हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। कई बार आपको इस तरीके से रिएक्शन दे दी जाती है और पूछा जाता है कि उसका नाम क्या है। ये कुछ रिएक्शंस हैं जो कि हमारे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में हमको देखने को मिलती है, जैसे कि पैरॉल का पैरॉल की जो है हम लोग यहाँ पर डेरिवेटिव बना रहे हैं। तो ये पैरॉल के डेरिवेटिव बनाने के लिए रिएक्शन यूज़ करते हैं, ये तो इसका यूज़ हो गया। लेकिन जो ग्लिटरमैन रिएक्शन है, ये एक एग्जांपल है ग्लिटरमैन रिएक्शन का। ग्लिटरमैन रिएक्शन जब भी होगी तो आप देखेंगे HCN और किसी लुईस एसिड के प्रेजेंस में और पानी के प्रेजेंस में उसका हाइड्रोलिसिस जब करेंगे लास्ट स्टेप में, तो हमें जो है CHO ग्रुप जो है वो सबस्ट्रेट में मिलता है, यानी एल्डिहाइड ग्रुप का प्रोडक्शन होता है। तो ये जो रिएक्शन कहीं पर भी हो रही हो, चाहे वो एरोमेटिक में हो रही हो या फिर एलिफैटिक कंपाउंड्स में हो रही हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, ग्लिटरमैन रिएक्शन कहते हैं। तो जो आंसर होगा हमारा वो क्या होगा, ग्लिटरमैन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्फ्यूरॉन ऑन डीकार्बोक्सिलेशन या फर्फ्यूरल जो है जिसे हम फर्फ्यूरल भी बोलते हैं, ऑन डीकार्बोक्सिलेशन 673 केल्विन पे जब इसका यानी हाई टेम्परेचर पे जब हम लोग इसका क्या करते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं। डीकार्बोक्सिलेशन करने का मतलब है CO2 ग्रुप को वहाँ से हटाना। तो जो कुछ इस प्रकार की रिएक्शन होती है, ये हमारा फर्फ्यूरल है जहाँ पे हमें CHO ग्रुप देखने को मिल रहा है। इस CHO ग्रुप में फर्स्ट स्टेप पे क्या होता है, ये COOH ग्रुप में कन्वर्ट होता है। फिर जब इसे हम हीट करते हैं तो इसमें से CO2 निकल जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन। तो इट इज़ अ वेरी गुड मैथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फ्यूरॉन। फ्यूरॉन के बनाने का ये एक मेथड भी है। तो ये मेथड में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या होगा, सी, क्योंकि जो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26 क्वेश्चन नंबर जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। टायाप्रोफेनिक एसिड, टिनॉक्सिगम, क्लोटिमाजेम और सेफेलोथिन जो ड्रग्स हैं, यहाँ पे भी हम 4 ड्रग्स का एग्जांपल ले रहे हैं। आपको सिर्फ पेपर में एक ही क्वेश्चन मिल सकता है, एक ही ड्रग मिल सकती है एक क्वेश्चन में। विच इज़ हैविंग विच हेटेरोसाइक्लिक रिंग। तो ये जितनी भी ड्रग्स का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, इन सभी के अंदर जब आप इनके स्ट्रक्चर्स को देखेंगे तो आपको थायोफीन जो है वो देखने को मिलेगा। थायोफीन रिंग स्ट्रक्चर इन सभी में हमको देखने को मिलता है। जो आंसर होगा हमारा वो क्या होगा, बी, थायोफीन। इन सभी के स्ट्रक्चर को अगर आप गूगल करेंगे आज इन ड्रग्स को आप जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर कहीं ना कहीं कम से कम एक जो है वो थायोफीन रिंग हमें देखने को मिल जाती है। तो ये हम थायोफीन का यूज़ में इसको देख लेते हैं। तो ये था आज का हमारा 26 क्वेश्चंस फ्रॉम द यूनिट 3 ऑफ फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड। इसी से रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं या इस तरीके के ही प्रश्न जो हैं वो पेपर में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसकी आप प्रैक्टिस जरूर करिए। अगर आपको लगता है कि आपको और कोई प्रश्न है जो आपको नहीं आ रहा या आपके सामने कोई अच्छा प्रश्न हो तो वो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसका आंसर करने की कोशिश करेंगे। और जब हम पूरा 5 यूनिट का एक वीडियो आपको देंगे तो उसमें हम उन क्वेश्चंस को भी ज़रूर ऐड करेंगे। अगर कोई आपके सजेशंस हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसका जो PDF है वो कुछ दिनों में हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे, आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं।